रही हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, क्या हुकूमत नवाज शरीफ यानी कि साबिक वज़ीर आज़म को वापस लाने के मिशन में कामयाब होती जा रही है, या फिर हुकूमत का सिर्फ ये एक ख्याल है, ये भाम है, ये एक उनकी एक दीवाने का ख्वाब है जिसको मुकम्मल करना नामुमकिन नज़र आता है। दूसरी तरफ जी, कराची के जजीरों के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने नजर आती है। सिंध हुकूमत ने अपना खत वापस ले लिया है जी, यानी कि आपने पहले इजाजत दी थी तब जाके सारी चीजें इमर्ज हुई थी, तो फिर आपने क्यों ये कहा कि जी आपने कोई इजाजत नहीं दी है। एक तरफ तो वफाकी वजीर अली जैदी, तो दूसरी जानब सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान जी ट्विटर पे भी जंग चल रही है। एक अजीब हमारे यहाँ ट्रेंड शुरू हो गया जी, ट्विटर पे भी जो है और ट्रेंडिंग होती है इस हवाले से कि जी आपस में एक दूसरे को जो है वो लान तनान करनी है ट्विटर पे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने हैं। एनीवेज बहरहाल, बट द पॉइंट है कि पूरी कौम देख रही है सारी सिचुएशन को। साथ ही जी नून लीगी रहनुमा गिरफ्तारी देने के लिए आज पहुंच गए खुद मोहम्मद जुबैर साहब, जिनको स्पोक पर्सन बनाया है मरीम नवाज का और नवाज शरीफ साहब का। तो वो आज खुद पहुंच गए थे कि जी मुझे बताइए कि मुझे किसने गिरफ्तार करना है, लेकिन एसएचओ गायब है, अजीब सिचुएशन है। बहरहाल ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बजरिया अखबारी इश्तिहार तलब कर लिया है। आज की ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जी। और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि बताया जाए हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है। अच्छा, ये याद होगा कि बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट के ऊपर एक जमात और भी थी जो पहले माजी में बात करती रही, 2018 से पहले थोड़े सा अगर मैं पीछे ले जाऊं, और वो थी कराची की एक जगह जमात MQM, जिसके ऊपर पहले इस तरह के इल्ज़ामात लगे बगावत के ऊपर, और फिर उनके सरबराह को भी जिस तरह से आउट किया गया और सारी चीज़ें हुई। अब वही चीज़ें कुछ कहीं ना कहीं से दिखती हुई नज़र आ रही हैं कि जी सारा सिनारियो जो इमर्ज हो रहा है अब वो PMLN के हवाले से जिस तरह का हो रहा है, ये वही सवालात हैं जो पहले उनके लोग पूछते थे, आज नून लीग के जमात के लोग पूछ रहे हैं। बहरहाल क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इस पर भी बात करेंगे। ख़ास मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आज कहते हैं कि जी इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर ही नहीं, इस्तेहकाम के कायल हैं। फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें कुछ किस तरफ जाएंगी क्या नहीं, ये है बात। दूसरी तरफ जी ये सब सियासी मंजरनामा बड़ा हीटेबल होता जा रहा है, बड़ा बड़ा इसके ऊपर जो है वो ट्रिगर कर गया है मामला, और सिचुएशन को समझ नहीं आती क्या आगे जाके क्या होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस सारी सिचुएशन में आखिरकार पिस कौन रहा है, आखिरकार जो है वो सफ़र कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं हम आप अवाम। यानी कि चूँकि आज मैं बताऊं आपको कि आटे की कीमत जो है वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लग गई है। और सिंध में भी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की ही बात करूं तो जी वहाँ 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये का हो गया है। सो ये सिचुएशन है इस वक्त, और बाकी शहरों की भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। बहरहाल जी ये सारी चीज़ें सिचुएशन है। और तीसरी तरफ आज हमने ये भी देखा जी, जो कि एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कि प्ली बारगेन का मामला, जिसके ऊपर बड़ा लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि प्ली बारगेन का नैब का ये जो मामला है, ये जो नैब का कानून है, ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो हमने वो देखा कि आज मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे जलीलुज़्ज़मान प्ली बारगेन करके रिहा हो गए 10 साल के लिए, लेकिन नाअहल भी करार दे दिए गए। तो ये सिचुएशन है जो कि इस वक्त चल रही है, और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आवाम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आखिरकार मामलात क्या किस तरफ जा रहे हैं। सियासतदान अपने आप को बचाने के लिए प्ली बारगेन भी करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए जो है वो सड़कों पर भी निकलते हैं, अपने आप को बचाने के लिए जो है वो टकराव की सियासत और तसादुम की सियासत भी करते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं अवामी मसाइल की, अवामी नुमाइंदगी की, वो कहीं मिसअप है, क्योंकि महंगाई होती जा रही है। अगर किसी को इतना ही ख्याल है तो ना सूबे में कहीं कोई कंट्रोल नज़र आता है, ना वफाक में कोई कंट्रोल नज़र आता है, किसी भी हुकूमत की कोई रिट नज़र नहीं आती एक्चुअली। What is the cause of it? We'll discuss it as well. So first of all मैं अपने पैनल की तरफ जाती हूँ। स्टूडियो में सबसे पहले मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब हैं, आप सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर रहे हैं, बार के आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ, शुक्रिया बहुत कि आपने ज्वाइन किया।
साथ बैठे वीर जी कोहली साहब हैं, आप मावन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के ह्यूमन राइट्स पे। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे आलमगीर खान साहब हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाऊँगी। यासीन आज़ाद साहब, मुझे बताइएगा, ये जो सारा सिचुएशन इमर्ज हो रहा है, आज आपके लोग पहुंच गए जी, कि बताइए कि किस किस पे जो है वो SHO ने FIR काटी है, तो ये मुकदमे जो बनाए गए हैं, हम सब गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन वहाँ कुछ और निकला, SHO भी नहीं था, कोई लेने के लिए ज़िम्मेदारी मौजूद नहीं था। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की बात हो रही है। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब खुद आ जाएंगे या उनको हुकूमत ही खींच के लाएगी? सबसे पहली बात यह है कि चंद दिनों से मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है, और पहली दफ़ा आपने एक लंबी चौड़ी FIR लोगों के ख़िलाफ़ रजिस्टर की, और मज़े की बात है कि उस FIR में आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी शामिल किया गया जी। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम उस FIR के अंदर शामिल करने का मकसद मेरे नज़दीक ये है कि आप नारा लगा रहे थे कि फ़लाँ आदमी जो है वो मोदी का यार है और एजेंट है, तो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत, जिसमें 2 साबिक़ वज़ीर आज़म और 3 अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल भी उसके अंदर शामिल हैं, FIR दर्ज की। और पहले दिन जो पंजाब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है चौहान साहब, उन्होंने कहा कि FIR तो कटनी ही थी अगर आपने गलत काम किया, और बाकायदा मिनिस्टरों की एक पूरी फ़ौज बारी बारी चैनल पे आई और उन्होंने कहा ये FIR जो कट गई है और ये हो गया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये FIR गलत है, ये सही है। बाद में फवाद चौधरी साहब को शायद ख्याल आया और उन्होंने जाके कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, और उसके बाद फवाद चौधरी का ये स्टेटमेंट चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नापसंदगी का इज़हार किया है कि ये FIR क्यों काटी गई है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी FIR काटी गई और जो टॉप की लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ जो FIR काटी है, वो मास्टरमाइंड की डायरेक्शन के बगैर नहीं काटी जा सकती थी। मास्टरमाइंड से आज पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह बात कही कि ये FIR प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काटी गई। अब जब ये देखा कि ये FIR हमारे गले में पड़ गई, हमसे गलती हो गई, तो फौरी तौर पर फवाद चौधरी साहब हस्बे मामूल सामने आए और उन्होंने ये बात कही कि ये FIR जो है प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बड़ी टॉप की लीडरशिप के ख़िलाफ़ FIR काटी जा रही हो और प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में ये बात ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा प्लानिंग के FIR को उठा के देखें तो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत FIR बाकायदा टाइप की गई। टाइप काटने के बाद रात के 2-2:30 बजे आप थाने पहुंच गए। आईओ पहले से तैयार वहाँ बैठा हुआ था और रात के 2-2:30 बजे आपने FIR काटी, जो इस बात का सबूत है कि ये FIR बाकायदा एक प्लानिंग के तहत काटी गई। लेकिन बाद में जब आपको ये महसूस हुआ कि हमसे गलती हो गई, तो अब आप ये कहते हैं कि जी, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये समझते हैं कि ये FIR है, तो क्या जो सूबाई गवर्नमेंट है वो FIR विड्रा करने का इख्तियार नहीं रखती? विड्रा करने का इख्तियार सूबाई गवर्नमेंट के पास है। आप गलत हैं, आप इमीडिएटली उसको विड्रा कर लें, क्यों नहीं विड्रा कर रहे? अब बाद में जब ये सूरत हाल आई तो ये बात भी सामने आ गई कि वो FIR काटने वाला PTI का नुमाइंदा था और रिप्रेजेंटेटिव है, और उसने FIR काटी और वो लापता भी हो गया, क्योंकि उससे अगर पूछा जाएगा किसके कहने पे काटी है तो वो बताएगा कि मैंने फ़लाँ आदमी के कहने पे काटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गद्दारी का आपने FIR काटी है, इस मुल्क में कौन सा दस्तूर है? और मैं ख़ुद पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपके प्रोग्राम से पूछता हूँ कि क्या मुहब्बे वतन होने के लिए किसी इदारे की सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत है? और यही बात खान अब्बासी साहब ने कही, बिल्कुल सही। तो अगर हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो इदारा हमें बता दें जिससे जाके हम सर्टिफिकेट ले लें कि हम मुहब्बे वतन हैं या नहीं हैं। तो ये जो सूरत हाल है, कल से ये तमाशा लगाया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर आपने एक मजाक बना दिया पूरे पाकिस्तान को कि टॉप की लीडरशिप के ख़िलाफ़ आपने FIR दर्ज कर दी
और वो भी बगावत की FIR काटी गई। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हुई थी, क्यों काटी गई? क्या पंजाब गवर्नमेंट सो रही थी जब FIR काटी गई? क्या किसी के मशवरे के बगैर काटी गई? आज आप देखें तो जो लाहौर का जो पुलिस ऑफिसर है वो भी कहता है जी मुझे तो इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। तो फिर आखिर ये बता दें कि FIR किसके कहने के पर काटी गई। मैं तो क्लियर अल्फाज में ये कहता हूँ कि इसमें PM साहब कम्प्लीटली इन्वॉल्व हैं। PM साहब को ये पता ही नहीं होता कि किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब बाद में उनको ये बताया जाता है कि हाँ ये गलत हो गया, तो वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं इस FIR का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जब भी कोई मामला, आटे की कीमत बढ़ रही हो, चीनी की कीमत बढ़ रही हो, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो मैं कंडेम्ड करता हूँ जो FIR का तरीक़ाकार है। और आज मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाकायदा थाने में गिरफ्तारी देने के लिए गई, आयो भाग गया कोई पुलिस ऑफिसर ने। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है जहाँ मुलजमान खुद गिरफ्तारी देने के लिए गए और पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उनको तैयार नहीं है। अच्छा, सही, ठीक है, सही है। मैं वीर जी कुली साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं ये कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो सिनारियो इमर्ज हो रहा है, इस तरह के केसेस बनाने की, बल्कि FIR मुकदमे बनाने के लिए FIR काटने की जो बात हो रही है, क्या वजह है? PDM की इतने हार्श स्टांस बिल्डअप करने के बाद ये सारा सिनारियो इमर्ज हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस सारे सिचुएशन पे एक तरफ आपके साथ भी जो है वो सिंध के साथ भी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की नाचाकियाँ चल रही हैं, वो भी ख़त्म हो रही हैं। आखिर का वजह क्या है? बहुत शुक्रिया रिदा साहिबा। मसला ये है कि देखो, हम जब कहते हैं तो फिर ये इनको अच्छा नहीं लगता और ये इंतकामी कार्रवाई पर उतर आते हैं। जब ये अमेरिका से आए थे और जो ढोल और शहनाई बजी थी एयरपोर्ट पे कि भाई फतेह होकर आ रहे हैं, तो उस वक्त हमने कहा था कि इन्होंने कश्मीर का सौदा करके आए हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि मुझे ये बताएं कि जो दुनिया को वही मैसेज दे रहे हैं जो मोदी दुनिया को मैसेज दे रहा है, जो मोदी कश्मीर के अंदर कर रहा है। अभी तक मुझे नहीं पता कि कश्मीर में जो वहाँ की जो अपोजिशन, वहाँ की जो जमायतें हैं लोकल, जो कहते हैं कि भाई कश्मीर जो है वो हमारा, जो वहाँ के बासी हैं, जो रहने वाले हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका राइट है और ये इंडिया जो है उसने कब्जा किया हुआ है। तो उनके खिलाफ ऑपरेशन तो चल रहा है। पता नहीं कितने दिनों से अमेरिका जो पूरा एक जेल बना, कश्मीर एक जेल बना हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ जो कायदीन हैं, वहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ कितने इस तरह के गद्दारी के केस दाखिल हुए, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कश्मीर के एक वज़ीर आज़म के खिलाफ, और वो लाहौर में यानी कि पाकिस्तान के अंदर गद्दारी की FIR कटना, मुझे ये बताया उसने किया क्या, कि उसने तकरीर क्यों सुनी? ये पाकिस्तान की तारीख का, ये दुनिया की तारीख का ये पहला मुकदमा होगा जिसमें एक बंदे ने वहां से स्पीच की है और बाकी 39 लोगों ने यहाँ बैठकर सुनी है, और जो सुनने वाले हैं उस पर केस दाखिल हो गया। मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपको याद होगा कि एक बंदे ने यहाँ कानून तोड़ा था, आइन तोड़ा था। आइन की जो शिक है ना, आइन का एक जो नुक्ता है ना, उसको भी अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। उसने पूरा आइन जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया। उसके ऊपर जब कानून चला तो मौजूदा गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर कानून ने कहा कि ये जज पागल हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, और पूरा वो आइन पूरी अदालत खत्म कर दी। एक यहाँ 2 लोग और बैठे हुए हैं, जो एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी कि PTV पे हमला हो गया जी, मुबारक PTV पे हमला हो गया। सिविल नफरमानी का इन्होंने ऐलान किया था, कोई टैक्स नहीं देगा, कोई इसको जो है ना गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा और कोई बिल पे नहीं करेगा। ये सिविल नफरमानी, ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी होती है, रियासत के खिलाफ गद्दारी होती है। उस पर मुकदमा होना चाहिए था। जिसने आइन तोड़ा उस पर मुकदमा होना चाहिए था। और जो ट्रायल चलाया उनके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे बताएं, जो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, क्या दुनिया को मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से? आपने तो कहा था कि पता नहीं हम कश्मीर के साथ यकजहती करेंगे, और जुमे के दिन पता नहीं 1-2 घंटे हमने खड़ा होना था यकजहती के तौर पे, वो एक दूसरे जुमे पे हम भूल गए सब। अब मुझे बताएं कि वो क्या रहा है? वही चीज हो रही है कि जो कश्मीर में मोदी कर रहा है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर। मैंने एक शो पे कहा था, जिन एक मेरे दोस्त PTI के बैठे हुए थे, उनको बुरा लगा, तो मैंने कहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बात जेब नहीं देती। ये अभी आज़ाद साहब ने बात की कि वो जो चौहान साहब हैं, उन्होंने जिस दिन ये FIR पर्चा कटा, उस दिन जब टॉक शो पे किसी ने पूछा तो उसने कहा अच्छा तो क्या जो इस तरह की तकरीर करें उनको हम हार पहनाएंगे, हम तो पर्चे कटेंगे। तो जब आप पहले ऑन करते हो और फिर आप जब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा हमने गलती किया, फिर यूटर्न लेते हो, तो फिर आप शर्म के मारे माफी मांग ले, जैसे बहुत तरह के इश्यूज में माफी मांगी। मुझे ये बताएं कि कैसे हो सकता है
कि कोई भी SHO कहीं भी आप चले जाएं पूरे पाकिस्तान में, विदाउट द परमिशन ऑफ SP वो कभी FIR नहीं काटेगा। कुछ भी कत्ल हो जाए फिर भी SP को पहले इन्फॉर्म करते हैं, जी मेरी हद में ये मसला, आप परमिशन दें तो मैं FIR काटूं। लेकिन एक SHO आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो FIR काट देता है, किसी को पता नहीं है। 2 साबिक वजीर आजम के खिलाफ FIR काटता है, किसी को पता नहीं है। 2 साबिक जनरल हैं जिनके खिलाफ FIR कटती है, किसी को पता नहीं है। ये इसी इतना आज ईजी मसला है नहीं। मुझे ये बताया कि इमरान खान ने झूठ बोले थे। आपको पता है कि झूठ बोलना जो है वो उसकी बुनियाद पर नाअहली हो सकती है। चलो बाकी सारे मामला जो उन्होंने झूठ बोले थे उस पर नहीं कर सके, कोविड आ गया, बाकी सारे मामला आ गए, लेकिन कम से कम 2-4 ऐसी चीजें तो थी ना जो ये इन्होंने झूठ बोला लेकिन वो कर सकते थे। मिसाल के 15 लोगों की इन्होंने काबिना लेनी थी, 15 की नहीं ली, झूठ बोला वजीर आजम ने, तो मैं जाऊं कल थाने पे जाकर FIR कटवाऊं, क्योंकि इन्होंने जो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस उन्होंने यूनिवर्सिटी बनानी थी, कॉलेजेस बनाने थे, इस पर तो किसी ने नहीं रोका था ना, तो इस पर वो झूठ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट है ये इस तरह से है जैसे क्योंकि वज़ीर आज़म खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे बस में हो तो मैं इतने लोगों को 500 लोगों को टांग दूं, मैं एक को नहीं मैं छोड़ूंगा, मैं सबको पकड़ के जेल में डाल दूंगा, इस तरह की बात सिर्फ और सिर्फ कोई पुलिस स्टेशन का SHO कर सकता है। तो इन्होंने इस वक्त जितने भी सूरत हाल जिस तरह की चल रही है, पूरे पाकिस्तान को एक थाना बना दिया है और इमरान खान SHO बन के बैठे हुए हैं। ये वज़ीर आज़म को जेब नहीं देती इस तरह की बातें। ठीक है, जेब नहीं देती इस तरह की बातें। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलमगीर खान साहब भी, MNA आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आलमगीर आपकी तरफ आऊँगी, मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का स्टूडियो में मौक़िफ़ ले चुकी हूँ, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताएं कि ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, जैसे कि आज हमने देखा कि साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब और बाकी लीगी क़यादत में तारड़ साहब भी सारे पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर ये FIR कटती है इश्तिहारी बगावत के हवाले से जो मुकदमे की बात हो रही है, तो इस पे वहाँ पे ना कोई डील करने वाला है, आयो तक भाग गया, यासीन आज़ाद साहब ने कहा SHO तक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सो ये आखिरकार हो क्या रहा है सिचुएशन? ये हम पहला मामला देख रहे हैं। यासीन आज़ाद साहब जैसे कि कह रहे थे कि जी ऑपोजिशन में लोगों के खिलाफ FIR करती है, वो खुद पहुंच जाते हैं कि जी हम हमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन वहाँ कोई गिरफ्तार करने वाला भी नहीं है। तो ये आखिरकार इतना ट्रिगर मामला क्यों कर गया, और व्हाट इज द कंफ्यूजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन? देखें, एक चीज तो क्लियर है ना कि जो मुल्क से बाहर एक कन्विक्टेड मुजरिम इधर यहाँ जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट बता के यहाँ से गए, और मेडिकल रिपोर्ट इस लेवल की थी कि लग रहा था कि ये तो मतलब आखिरी जिंदगी के आखिरी मरहले में, लेकिन वहाँ जाकर सब चीज़ एक्सपोज हो जाती है और एकदम फिट नजर आते, और फिर ऐसे बयानात देना ऐसे औकात में कि इदारों को आप टारगेट करें। और अब तो क्लियर है ना कि वो अल्ताफ हुसैन इन मेकिंग नजर आ रहा है कि बाहर से बैठ के मुल्क दुश्मन बातें करना, मुल्क के दुश्मनों को खुश करना, इदारों को टारगेट करना। और आज जो आज हाई कोर्ट का भी इस पे आ गया है कि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया है, कल इंशाल्लाह अखबारों में भी इसके इश्तिहारी तस्वीर आएंगी। मकसद सिर्फ एक है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन कहा था कि ये सब इकट्ठे होंगे, ये सब एक साथ मिलेंगे क्योंकि इनके मफाद एक है, इन्होंने अपना पैसा बचाना है, और इनके खिलाफ जो अब एक तो लोग इकट्ठा हुए प्लस जो हुकूमत के इदारों ने एक्शन लिए, तो ये सब डरे हुए हैं कि अब हम सब की प्रॉपर्टी, हम सब की जायदादें, हम सब की करप्शन वो बचनी नहीं है किसी से। तो इसीलिए ये आपको अब APCs नजर आ रही है, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पे ड्रामा नजर आ रहा है कि ये आज जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन भाई, जमहूरियत नहीं, ये सिर्फ करप्शन के बचाव के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। सबके एक मफाद है। आप सोचें कि ना इसमें कोई नजरिया रहा, ना कोई लेफ्ट की पार्टी रही, ना कोई राइट की पार्टी रही, ना नजरिए की कोई आइडियोलॉजी नहीं रही। तो अब माजी के सारे दुश्मन आज एक दूसरे के दोस्त बन गए क्योंकि मफाद एक है। तो ये होना था, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान या तो तरक्की करेगा या फिर ये दो में से एक हो सकती है, या ये लोग बचेंगे या पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अब ये सारे हथकंडे, लोगों को, ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है
एक एक चीज एक्सपोज हुई और ये कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया है, इदारों ने इस पर सारी अपना इनपुट दिया और फिर ये कन्विक्ट हुए इसमें। अच्छा आलमगीर ये भी कह रहे हैं ऑपोजिशन के जी केसेस तो आप लोगों के ऊपर हैं, जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर ये डिमांड की कि फैसल वाडा का केस फौरी लगाया जाए, मालम जब्बा वाला केस लगाया जाए। उन्होंने कहा बाकी सारे केसेस भी तो हैं, बीआरटी के ऊपर आप लोगों ने स्टे ले लिया था एंड देन लॉन्ग यूज क्यों अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों की बात भी हो रही है, तो क्यों वो केसेस क्यों नहीं चल रहे, क्यों वाई द ओनली ऑपोजिशन इज ऑन द टारगेट? क्या हमारे सिटिंग मिनिस्टर पंजाब में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया अलीम खान को? क्या सत्तान खान जो मियावली से एमपीए बने फिर मिनिस्टर थे, क्या उनको नैब ने नहीं पकड़ा? क्या हमारे सिटिंग वजीर आला को अभी रिसेंटली नैब ने तलब किया, उनकी हाजिरी लगी, पेशी हुई? ये क्या हुआ है कभी तारीख में ऐसा? तो ये सिर्फ ये कह देना बड़ा आसान, तो जो अब इनकी ख्वाहिश पे तो नहीं नैब चलेगी ना कि इनके ख्वाहिशात पर या इनके दिए गए बयानात पे नैब काम करे, लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं और इस पे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम हुआ है। क्या जुबैर साहब का ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने कहा है कि मुकदमे इसलिए बनाए गए हैं कि ऑपोजिशन को जलसे के दिन गिरफ्तारियां उनकी हों, क्योंकि आज भी गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तारियों के लिए खुद पहुंच गए थे जब। सॉरी, मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि ये मुकदमे इसलिए बनाए गए ताकि ऑपोजिशन के जलसे के दिन ये गिरफ्तारियां की जाएं सबकी, तो आज चूंकि गिरफ्तारियां नहीं हुई वो खुद गिरफ्तारियां देने गए थे। क्या वाकई ऐसा हुकूमत करने जा रही है? देखें, एक तो ये कि ऐसी हरकतें ना करें ना कि गिरफ्तारी हो, इनके ऐसे चट्टे बट्टे खुल जाते हैं कि फिर गिरफ्तारियां इनको होती हैं। दूसरी चीज ये कि ये लोग इदारों पर इल्जाम भी लगाते हैं और खुद पीठ पीछे इदारों से जाकर मिल भी रहे होते, उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते कि हमसे मिलो, हमें टाइम चाहिए। और क्यों मिल रहे होते? एनआरओ चाहिए सबको। एनआरओ क्यों चाहिए? क्योंकि हरकतें ऐसी रही हैं माजी में। अगर तो ये सिर्फ हम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, क्या उन्होंने मुकदमा नहीं भुगता? क्या वो कोर्ट की पेशियां नहीं लगाई उन्होंने, जो इन पर सारी मनी ट्रेल दी गई कि ये फ्लैट जो लंदन में लिया, ये जो पैसा था ये कहां से आया, फिर पाकिस्तान कैसे आया? एक एक चीज का शवाहिद दिए, कोर्ट में पेशियां लगवाई इनसे और साबित किया, एक एक रुपए साबित किया कोर्ट में, खुद को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया। तो ये तो इनको किसने मना किया था? जब कोर्ट में ये सारी प्रोसीडिंग चल रही थी तो ये नाकाम हुए खुद को साफ पेश करने में और फिर कन्विक्ट हुए। तो इसी तरीके से इदारों का, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इदारों का एहतराम करें, उनका और उनके एहतराम के मुताबिक चलें, तो ये कोई गिरफ्तारी का डर नहीं होगा किसी। अच्छा ठीक है, इदारों का एहतराम करें। यासीन आज़ाद साहब वो कह रहे हैं इदारों को मलाइन कर रहे हैं, आप इदारों को बीच में लाते हैं, इदारों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनका एहतराम करना लाजिम व मलजूम है। देखें, हमारे पीटीआई के दोस्तों में बड़ी क्वालिटी है कि यू टर्न जो है ना अपने स्टेटमेंट के अंदर भी ले लेते हैं। मैं आलमगीर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो अपोजिशन में रहते हुए क्या उन्होंने इदारों के मतलब उन पे अटैक नहीं किया? क्या इदारों के मतलब ये नहीं कहा, क्या फ़ौज पाकिस्तान को इसके मतलब ये नहीं कहा कि आप कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर काम करें? नंबर 1। नंबर 2, बात यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा आसानी से कह देते हैं, पिछले 2.5-3 साल से पीटीआई के दोस्त एक ही कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, और दूसरी तरफ खुद एडमिट करते हैं कि क्या हलीम खान के ख़िलाफ़ केस नहीं बना, क्या सिप्तान रिजवी के ख़िलाफ़ केस नहीं बना? तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि जिन 2 आदमियों के ख़िलाफ़ नैब का केस बना है, उनको कौन से कानून और आइन के मुताबिक जो है ना आपने उनको मिनिस्टर बनाया? क्यों बनाया? जब उनके खिलाफ जो है ना नैब के अंदर केस पेंडिंग है तो आपने उनको मिनिस्टर क्यों बनाया? उनको ये इस बचाने के लिए कि वो मिनिस्टर हो जाएंगे तो नैब उस पर हाथ नहीं उठाएगी। अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात की, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या शराब का लाइसेंस नहीं हुआ? क्या उनके भाई ने 5 करोड़ रुपया नहीं लिया लाइसेंस दिलाने के लिए? क्या आपने चीफ मिनिस्टर नैब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज किया? बल्कि एक्साइज का जो डायरेक्टर है या कौन है, आप उसको गिरफ्तार करके ले गए। तो गिरफ्तारी तो चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए थी, जिन्होंने लाइसेंस दिया और जिसके भाई ने 5 करोड़ रुपया लिया। तो ये इनके लिए करप्शन नहीं है, बड़ी ईमानदारी है।
मैं पूछता हूँ कि मैं अगर 2 लाख रुपया इनकम टैक्स देता हूँ तो मैं 12 करोड़ का बंगला नहीं बना सकता? आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मुतालिक मुझे ये बता दें कि जो जैसे लाहौर के अंदर उन्होंने बंगला बनाया जिस पे 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया, इनकम टैक्स आपने 2 लाख रुपया दिया, तो वो 12 करोड़ रुपया आपके पास कहाँ से आया? बनी गरला की 350 कनाल, लोग बात नहीं करते, मैं आज बात करता हूँ कि 350 कनाल का टाइटल डॉक्यूमेंट दिखा दें कि आप इसके मालिक हैं। आप उसके मालिक नहीं, आपने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा कि इसको रेगुलराइज कराने के लिए आपने पेमेंट जमा कराएं। क्या आपने वो पेमेंट जमा कराई? अगर नहीं कराई तो वो नाजायज़ कब्जा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 350 कनाल पे अगर कब्जा करके बैठा हुआ है तो वो किस हैसियत से बैठा हुआ है? वो ज़मीन खाली क्यों नहीं कर देते? मैं आज दावे के तौर पर चैलेंज करता हूँ कि टाइटल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। मैं वकील की हैसियत से बात करता हूँ। लीज होती है, सब लीज होती है, सेल डीड होती है, गिफ्ट डीड होती है। इन तीनों डॉक्यूमेंट से 350 कनाल का कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे ला के दिखा दें जिससे ये साबित हो कि इमरान खान साहब उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, नाजायज़ कब्जा करके 350 पे बैठे हैं। फिर कहते हैं हम अमीन और सादिक हैं। अमीन और सादिक किन हालात में किन लोगों ने आपको डिक्लेयर किया वो आपको पता है। कौन अमीन है, कौन सादिक है? मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि कोई आदमी अपने आप को ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो अमीन और सादिक है। करप्शन का जहाँ तक आप बार बार एलिगेशन लगाते हैं अपोजिशन पे, क्या करप्शन का कोई केस आज दिन तक साबित किया? और जिस तरह के पहले ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर KPK को बुलाया गया, नैब ने बुलाया, नैब के से बाहर निकला चीफ मिनिस्टर KPK, उसने कहा आज के बाद मुझे नैब नहीं बुलाएगी। नहीं, खटक नहीं, ये जो मौजूदा महमूद खान है, महमूद खान का, इसके 270 अरब की प्रॉपर्टी है, 270 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। उसके बाद कोई केस बना, खुद जो एहतसाब कमीशन इन्होंने KPK में बनाया, उस वक्त का जो ब्रिगेडियर रिटायर ब्रिगेडियर था उसने कहा कि 80 करोड़ रुपया हमने कौमी ख़जाने से खर्च किया, 80 करोड़ रुपया कौमी ख़जाने से खर्च किया, 15 लाख रुपया हमने वापस कमाया। वो कहाँ गया? जो BRT का मंसूबा है जो 22 अरब का था, उस पर 70 अरब रुपया खर्च किया गया कौमी ख़जाने से। उसमें कौन आदमी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है? चीनी, आटा, ये तमाम स्कैंडल जितने बने, कल गंदम का स्कैंडल भी बनाया जो आपके सामने आया, इसमें कौन आदमी करप्शन में इन्वॉल्व है? आपका कहना ये था कि जब इस टाइप की कोई बात होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। मैं आज सवाल करता हूँ कि आपके दौर में ये जितने स्कैंडल बन रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करप्ट है? और अगर है तो फिर किस हैसियत से वजह बैठे हुए हैं? तो ये बातें करप्शन के रट सुन के मैं तंग आ गया हूँ। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में खुद झांकें और झांक के देखें कि आप बजाते खुद क्या हैं, फिर दूसरे पे करप्शन के एलिगेशन बजाते खुद क्या खुद झांकना है। मैं आपकी तरफ आती हूँ वीर जी कोहली साहब, वो कह रहे हैं इदारों का एहतराम करें। आप लोग इदारों का एहतराम नहीं करते, मलाइन कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर इनफ। देखें, सिंपल समझने के लिए सिंपल एक बात, नंबर एक, अगर जिस तरह ये नवाज शरीफ को अपना कहते हैं अल्ताफ हुसैन की तरह उन्होंने खिताब किया, चलो अगर सिर्फ नवाज शरीफ पे करते तो हम ये मान सकते थे कि इन्होंने क्योंकि स्पीच में बात उन्होंने गलत की। बाकी जो 39 लोगों आप मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बात की? बात सुने ना, मेरी बात पूरी सुने। अच्छा। मैंने कहा अगर सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट बनाते और सिर्फ नवाज शरीफ पे केस करते क्योंकि उन्होंने स्पीच में ये अल्फाज कहे, बाकी जो 39 लोग हैं जिसमें आजाद कश्मीर का वजीर आजम है, उसने क्या गलत बात की है, किस इदारे के खिलाफ उसने गलत बात की है? तो ये सारा ड्रामा है लोगों को बेवकूफ। हाँ, अगर ये मैं मान लेता कि अगर एक नवाज शरीफ के केस दाखिल होता कि क्योंकि उन्होंने इदारे के खिलाफ गलत बात की, और दूसरा इमरान खान के खिलाफ गलत बात होता क्योंकि उसने अमेरिका में जाके कहा कि तालिबान जितने भी हो पाकिस्तान के एजेंसीज ने और पैदा किए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ईरान में जाकर कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। अगर ये इदारों के खिलाफ बात करने पे केस दाखिल होते तो सबसे पहले 2 केस होते, एक इमरान खान के खिलाफ और दूसरा नवाज शरीफ के खिलाफ। तो मान लेते कि क्योंकि इदारों के खिलाफ बात की इसलिए केस दाखिल हुए। ये इस तरह बाकी 39 लोगों को आपने किस उसमें अभी, और फिर गिरफ्तारी देने के लिए आप गिरफ्तारी देने के तैयार नहीं। लेकिन आपने, चलो ठीक, फिर भी अगर इंतकाम, मुझे पता था कि इंतकामी कार्रवाई हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन कश्मीर के वजीर आज़म के खिलाफ ने किस जुर्म, किस क्या उसने किया? अब सुनने वालों पर भी केस दाखिल कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं। देखो, अच्छा, दूसरी बात ये कि मीर शकील को कितने दिन हो गए? 6 महीने। एक सिंगल रेफरेंस कोई बना है, कोई सिंगल रेफरेंस बना है, और आपके लोग जो पता चल गया सबको, जो कमीशन और कमेटीज और इंक्वायरी सब में पता चल गया कि ये सब उन्होंने करप्शन की है, आपने उनको रुखसत कर दिया, बाहर मुल्क चले गए।
आपको पता नहीं जहांगीर तरीन, आप लोगों को पकड़ के अब शमीर शकील से पूछ रहे हैं कि आपने कहां से लिया है, 34 साल पुराना, बाकी लोगों को पता इतनी जायदाद। आपको पता है मीर शकील उसके अपना जहांगीर तरीन के पास खानदानी जमीन कितनी थी? 50-60 एकड़, जो कि उसमें डैम में आ गई थी, और फिर उस डैम से बेदखल जब हुए तो उनको 400 एकड़ जमीन मिली। अब 400 एकड़ जमीन से वो बिलियनियर कैसे बने? आप उनको पकड़ें, जेल में डालें और लें 34 साल का हिसाब। तो ये टारगेटेड है, सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। ये तो डिक्लेयर हो चुकी बात की ये टारगेटेड। और मैंने पहले कहा कि ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं और जिस तरह की जबान इस्तेमाल करें, अब मेरे भाई ने जो बात की है, क्या इसने उस जो एफआईआर कटे उसको डिसऑन किया? इन्होंने तो डिफेंड किया कि इसके खिलाफ होना चाहिए। तो आप एक तरफ कहते हो कि नहीं होना चाहिए, और दूसरी बार वजीर आजम लोगों को कहता है कि मुझे तो उसको पता ही नहीं, मुझे तो टीवी से या बीवी से पता चला। तो ये जो तरीके हैं ये वो बहुत अधगंडे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप सीधा सीधा या तो सॉरी बोलें, लोगों से माफी मांगे, अवाम से माफी मांगे, उनसे गलतियां हुई हैं, और उसके बाद बैठ के बात करें। अदरवाइज लोगों को बेवकूफ ना बनाए। आलमगीर, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऑपोजिशन कह रही है, और अगर ऐसे ही मामला है तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए इस सारे मामले पे, क्योंकि वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम आपका एक कश्मीर का बैठा, और आप उसके खिलाफ इस तरह की एफआईआर बना दें, सो दैट्स नॉट फेयर इनफ। और आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बुरा इमेज बिल्डअप हो रहा है। आलमगीर, आपको आवाज आ रही है? आलमगीर, आप सुन सकते हैं मुझे? आलमगीर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच, हम दोबारा उनसे राब्ता करते हैं, देन आई विल गो टू हिम एंड डेफिनेटली आई विल आस्क हिम अबाउट दिस क्वेश्चन अगैन कि जी जो ये सारी सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है, उसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि उसने प्ले करना है। और ये बात दुरुस्त है, अपोजिशन की एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी हुकूमत के कुछ नुमाइंदे जो हैं इस पे डिवाइड एंड रूल की बात हमें नज़र आती है, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है। आधे लोग इसको जो है डिफेंड कर रहे हैं, आधे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। काबीना के अंदर इनफैक्ट ऐसा हुआ कि दो मिनिस्टर्स ने जो है इसके हक में बात की कि ऐसा होना चाहिए था, एफआईआर दुरुस्त है, ठीक है, और बाकी काबीना के तकरीबन 11 मिनिस्टर्स ने, 11 वुज़रा ने इसको जो है वो मना किया कि नहीं जी दिस इज़ रॉन्ग, और इसको इस तरह से जो है वो हैंडल या टैकल अप नहीं करना चाहिए, और ये गलत एफआईआर कटी है, इसको वापस लेना चाहिए। खुद फवाद चौधरी साहब ने जैसे कि स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इस बात की नापसंदीदगी का इजहार किया कि ये एफआईआर इस तरह से नहीं कटनी चाहिए थी। वेल, ये सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक मामला है कराची के जजीरों का, जिसके ऊपर जो है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक मरतबा फिर हमें आमने सामने नज़र आती है। और इस सारी सिचुएशन में जो है सिंध हुकूमत ने अपना ख़त भी वापस ले लिया है, क्योंकि उस ख़त को बनाकर ही अली जैदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पे और डिफेंड कर रहे थे सारे मामले को कि नहीं जी हम बिल्कुल ठीक है इस मामले पे, जबकि हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने डिज़ायर पर मिल्कियत का दावा और ऑर्डिनेंस का इजरा जो किया है उसको सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी दिया है। इवेंचुअली ख़त सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को सिंध के सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से लिखा गया, और साथ ही साथ इसमें लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट सिंध ने वफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह भी किया। कल एक काबीना की मीटिंग होती है सिंध गवर्नमेंट की, और उसके अंदर ये 1 पॉइंट एजेंडा जब उठाया गया और उसमें फुल फॉर बात की गई कि जी इसको आपने किस तरह से मैनेज करना है अब और किस तरह प्रेजेंट करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें अगेन सिंध हुकूमत के वाले से भी बात हो रही है। बहरहाल इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है आलमगीर साहब ने दोबारा। आलमगीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आलमगीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी जी आलमगीर, मैं आपकी तरफ आऊंगी दोबारा। आलमगीर, जैसे कि आपने सुना ऑपोजिशन ने जो सारी चीज़ें कही, खास तौर पे इस मामले पे कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं, इदारों के खिलाफ बात नज़र आती है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स याद दिलाए कि जो उन्होंने ईरान में जाके कहे, जो उन्होंने बाहर एजेंसियों के हवाले से बार बार माजी में कहे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस तरह की एफआईआर काटने पे, क्योंकि इस वक्त सिटिंग एक प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम जो आज़ाद कश्मीर के उनके हवाले से उसमें उनका भी नाम इसमें शामिल किया है। तो ये तो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन बिल्डअप हो रहा है अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे। जी आलमगीर, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज कट रही है जी। हेलो जी आलमगीर, अब आपकी आवाज मुझे सही आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है सही? अब ठीक आ रही है। जी अब जी ठीक आ रही है। जी, तो आप क्या कहेंगे यही एफआईआर के हवाले से? इसमें आजाद कश्मीर के वजीर आजम का भी नाम है, इस पे जवाब दे दें, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे।
सॉरी, मैंने सवाल चूंकि कट रहा था, मैं सुना नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आज़ाद कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का भी उसमें उस एफआईआर में नाम है और वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बैड इमेज क्रिएट हो रहा है, उस पर क्या कहेगी हुकूमत? देखिए, मैं बार बार यही आपसे, मैं पिछली बात भी यही कही कि ये जितना भी अभी जो मामला जिस तरफ लेकर जा रहे हैं ये लोग, ये अब और ये लग ये रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये कोई दुनिया को कोई पैगाम दिया जा रहा है। यानी इदारों को जब आप बदनाम करते हैं और तो उससे लगता ये है कि आप किसी और के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, उससे लगता ये है कि किसी और को फायदा होना है। ये क्यों हुआ कि आसिम बाजवा के खिलाफ जो ये सारे जो कैंपेन चली, तो जब उसको जब मजीद कुरेदा गया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसकी डोरियां पीछे जो है वो इंडिया से जाके मिल रही थी। वो जिस पता पे भी मिल रही थी, वो जिस जर्नलिज्म के डोमेन में जाके मिल रही थी, लेकिन ये एक फैक्ट है। तो इसीलिए अब, और इसी तरीके से अब अल्ताफ हुसैन था, वो यहाँ पे हालात खराब करता था, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वो बातें करता था, और पीछे नजर आया उनके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, ओपन पब्लिक और कन्फेशन स्टेटमेंट्स हैं कि वो पीछे, उसके पीछे रॉ थी। और तो ये आप जब इदारों को टारगेट करते हैं तो आप मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है, इमरान खान साहब की भी तो स्टेटमेंट्स है ना माजी में जो उन्होंने इदारों के खिलाफ दिए, और जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट ने ईरान की सरजमीन पे खड़े होकर जो दिया, तो उनके खिलाफ भी फिर मुकदमे बनने चाहिए, ऑपोजिशन कह रही है। वीर जी कोहली साहब कह रहे थे अभी। क्या इमरान खान एक कन्विक्टेड मुजरिम है? बिल्कुल। क्या इमरान खान मुल्क से भागा हुआ है? क्या इमरान 40 खान, लोग हैं सारे कन्विक्टेड हैं? क्या इमरान खान ने किसी इदारे को डायरेक्टली उसको टारगेट किया, किसी इदारे को? वो जो सारी सूरत हाल थी 126 दिन के धरने की, हाँ, नवाज शरीफ के जेरे असर जो जो इदारे थे उन सबको टारगेट किया, क्योंकि हमें ये लगता था ये इदारे आजाद नहीं है। लेकिन आज और हमेशा से कुछ इदारे मुल्क की सालिमियत के साथ जुड़े होते हैं, मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की सॉवरेनिटी उनसे जुड़ी होती है। आप जब उन पर बात करते, आपने ना जुडिशरी को छोड़ा, आपने ना आर्मी को छोड़ा, तो और फिर आप बाहर बैठे हुए हैं और बाहर बैठ के खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ये बेनिफिशियल कौन है इस सारे उसका? तो ये चीजें समझने सोचने वाली हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क है। इमरान खान को आप किस चीज से मुआवजा कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपका, यासीन आज़ाद साहब आपका, और वीर जी कोहली साहब आपका। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। टाइम हमारा खत्म हो चुका है जी नाज़रीन। जो आज मज़ीद आगे भी बात करनी थी अभी जज़ायर के वाले से, लेकिन वो मेरा मौजू आज भी रह गया। बहरहाल आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं सारे चीज़ों को देखते हुए कि आगे हालात क्या होंगे। बहरहाल अवाम के दुखों का मदावा करने वाला मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जो महंगाई है उसका जिन बेकाबू होता जा रहा है यकीनन। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।